सो नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। और इस लॉ को समझने के लिए हमें प्रेशर समझना पड़ेगा। जिस तरह से हमने सॉलिड्स में पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से होती है। इसी तरह एक और क्वांटिटी है जिसको हम प्रेशर कहते हैं, और ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। तो हम प्रेशर के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम पास्कल्स लॉ स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा हो उसके लिए फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यानी जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन करवाना चाहते हैं, जितनी ज्यादा उसमें वेलोसिटी चेंज करवाना चाहते हैं, यानी उसमें मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मास का कम होना जरूरी है। ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें कम एक्सेलरेशन होगी, और हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकती है। तो ये हमें तो क्वांटिटी पता चलती है एक्सेलरेशन जो कि मास से रिलेटेड है। अब एक और क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं जिसको हम प्रेशर कहते हैं, और इसमें भी फोर्स के इफेक्ट को देखा जाएगा। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज पर तो उसमें प्रेशर ज्यादा महसूस किया जाता है, लेकिन प्रेशर हमें बताता है उस मखसूस हिस्से के लिए। ये एरिया पर डिपेंड करता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जितना छोटा एरिया होगा उसमें उतना ज्यादा फोर्स का इफेक्ट महसूस किया जाएगा, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये एक्सटर्नल फोर्स है, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कभी कभार हमारे लिए फोर्स का लफ्ज काफी नहीं होता। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि उस हिस्से में क्या एरिया है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को हथौड़े के साथ दीवार में ठोकना चाहें तो वो नहीं जा सकती है। आपको कोई ऐसी नोकीली चीज, यानी आप कील का इस्तेमाल करके ही उस दीवार को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये जो पेनिट्रेट करने की एबिलिटी है ये प्रेशर में होती है। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट एरिया, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन दैट एरिया, ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन है कि जो उस सरफेस पर उसका असर होगा, यानी उसमें एरिया कम होने की वजह से जो उसमें असर आ रहा है, तो वो हमें प्रेशर बताता है। जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ाते जाएंगे उसका असर कम होता जाएगा। तो अगर आप कील जो है उसको उल्टा करके ठोकना शुरू कर दें तो कभी जाएगी ही नहीं दीवार में वो, क्योंकि उसका एरिया जो है बैक साइड पर ज्यादा हो जाता है। तो उसमें जो प्रेशर है वो कम होगा, यानी फोर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जबकि कील के जो नोकीला हिस्सा है वही इस्तेमाल किया जाता है। और ना ही आप कील को टेढ़ा मेढ़ा करके दीवार में ठोकते हैं, आप बिल्कुल सीध में ठोकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ठोकते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के ठोकते हैं। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर होती है वही मैक्सिमम इफेक्ट बताती है। तो द एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। प्रेशर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फोर्स उस पर परपेंडिकुलर लगनी चाहिए उसके एरिया पर। एरिया निकाला जा सकता है लेंथ इनटू ब्रेथ से, फॉर्मूला है इसका। ये लंबाई अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी चौड़ाई से, तो हम किसी भी सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं। सो P इक्वल्स टू F अपॉन A। यहाँ पर फोर्स की जो यूनिट है इट इज न्यूटन, और एरिया की यूनिट आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। स्ट्रेस की भी ये यूनिट थी और यंग्स मॉडुलस की भी ये यूनिट थी, बट प्रेशर इज डिफरेंट। जो स्ट्रेस है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगाते हैं इलास्टिसिटी की वजह से, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जबकि प्रेशर, जो भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आप किसी भी सब्सटेंस पर लगाएं तो दैट इज प्रेशर। उस फोर्स को एरिया से डिवाइड करें तो वो प्रेशर है। सो दोनों के मैथमेटिकल इक्वेशन सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है।
तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस एंड एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ऐसा ही यूनिट यहां पर इसीलिए इसकी डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रेशर के बारे में हमें पास्कल एक साइंटिस्ट ने बताया था, तो उसके नाम पर एक यूनिट बनाई गई है जिसको पी ए शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी और ए छोटा। सो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। सो स्ट्रेस और प्रेशर के दरमियान फर्क क्या है? स्ट्रेस जो है दैट इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। जो स्ट्रेस है वो इंटरनल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर में हमेशा सब्सटेंस के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। स्ट्रेस को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिवाइस में फोर्स निकालना पड़ती है, लेकिन प्रेशर को डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है। और हम लिक्विड्स और गैसेस में प्रेशर डायरेक्ट मेजर करते हैं, जैसे कि आप अगर टायर में हवा भरवाने जाते हैं तो उसमें उसको डायरेक्ट मेजर किया जाता है प्रेशर की। और बहुत सारी यूनिट्स हैं। जो टायर में हवा भरवाई जाती है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यूनिट बनाई गई है। और भी इसके अलावा यूनिट्स पढ़ी जाती हैं प्रेशर की। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके लिए यूनिट अलग है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है यानी हवा में भी जो गैस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसका प्रेशर होता है, उसके लिए भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं प्रेशर निकालने के लिए। तो वो डिवाइसेस जो प्रेशर मेजर कर सकती हैं उनको हम बैरोमीटर या मैनोमीटर कहते हैं। ये दोनों अलग डिवाइसेस हैं। जो हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालती हैं उनको हम बैरोमीटर कहते हैं, और जो हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर या किसी भी गैस का प्रेशर निकालना चाहें उसको हम मैनोमीटर कहते हैं। स्ट्रेस परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, कोई एंगल बनाए स्ट्रेस का हो सकता है, लेकिन प्रेशर में हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर लगती है। और प्रेशर की कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं होती, इसकी सारी डायरेक्शंस होती हैं, जबकि स्ट्रेस की मखसूस डायरेक्शन भी होती है और हर पॉइंट की, हर मॉलिक्यूल की, हर पार्टिकल की अपनी अपनी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म है वेक्टर की। हम इसको वेक्टर में शुमार नहीं करते, कोई और फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम इस क्लास में नहीं पढ़ते, इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो बस ये याद रखें कि इसकी डायरेक्शन होती है स्ट्रेस की, हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है। सो प्रेशर सॉलिड्स में भी है, लिक्विड में भी है, गैसेस में भी है। सॉलिड में तो कोई भी आप फोर्स लगाएंगे, आपके ऊपर फोर्स लग रही है आपके एरिया पर, तो वो प्रेशर है। हवा का प्रेशर आप पर लग रहा होता है जो कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाना चाहें उतनी ज्यादा आप प्रेशर जनरेट करवा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में। तो पास्कल लॉ हम यहां पर पढ़ते हैं लिक्विड्स और गैसेस के लिए, और लिक्विड्स और गैसेस को ऐसे सब्सटेंस में शुमार करते हैं जिनको फ्लूइड्स कहा जाता है। फ्लूइड्स का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। हम जानते हैं कि जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूज होते हैं, तो इसीलिए वो फ्लो कर सकते हैं। गैसेस के तो बहुत ज्यादा लूज होते हैं, बल्कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। तो पास्कल लॉ हमें ये बताता है कि जो प्रेशर है फ्लूइड्स में, ज्यादातर लिक्विड्स में, वो हर डायरेक्शन में लगता है। अगर आप पानी में अपना हाथ डालें तो आपको एक प्रेशर महसूस होगा हर डायरेक्शन से। तो पास्कल लॉ की स्टेटमेंट ये है क्या, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो हर डायरेक्शन में वो फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि फोर्स लग रही है और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है और बाकी सारी चीजें बाहर फैल रही हैं, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये पास्कल लॉ की एक एग्जाम्पल समझनी है।
जिसको हम एक वेसल कहते हैं कि एक वेसल में स्फेरिकल वेसल है, गोल वेसल है, इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है और इसमें पिस्टन से इसको टाइट कर दिया, जैसे सिरिंज होती है ना, इसी तरह से इसमें इसको चारों तरफ से टाइट कर दिया है कि पानी लीक ना हो सके। और यहाँ पर इन सब का जो एरिया है, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, वो सेम है। इस पहले पिस्टन पर प्रेशर लगाएंगे यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फिर मेजर कर सकते हैं कि बाकी जगहों पर कितना कितना प्रेशर लग रहा है। तो हमने इस पूरे वेसल को पानी से फिल किया है और यहाँ पर इस पिस्टन को लगा दिया है, सिरिंज को लगा दिया है और फिर फोर्स लगा रहे हैं। पहले पिस्टन से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो जब अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो बाकी 3 पिस्टन्स जो कि फ्री हैं वो आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, यानी फैल जाएंगे, अपनी जगह तब्दील कर लेंगे, बाहर की तरफ आना चाहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स आपने एक जगह से लगाई है तो बाकी जगहों पर वॉल्यूम भी तो ऑक्युपाई होना चाहिए, तो वो वॉल्यूम ऑक्युपाई हो जाएगा। तो ये शो करता है कि तमाम डायरेक्शन में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। द प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जाहिर है ये प्रेशर इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो ही इसमें पिस्टन एक्सपैंड होंगे। तो पिस्टन 2, पिस्टन 3, पिस्टन 4 एक्सपैंड हो रहे हैं, इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सो पास्कल लॉ की एग्जाम्पल के बाद हम एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं जिसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है, और ये आप कार वॉश में जाके भी देख सकते हैं। उनके पास एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है जो गाड़ी को बहुत आराम से उठा देती है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसमें लिक्विड जो है वाटर नहीं होता, बहुत ही हाई डेंस लिक्विड होता है, एक बहुत ही उसके ज्यादा वेट होता है, उसके बहुत ज्यादा मास होता है उस वॉल्यूम के लिहाज से। अभी हम डेंस क्या होता है, डेंसिटी को पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि हमने प्रेशर के बारे में और जानना है कि लिक्विड्स में प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक बहुत छोटा सा सिलेंडर होता है और एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर पर पिस्टन लगा होता है, सिरिंज टाइप एक मटेरियल लगा होता है। दूसरे सिलेंडर पर भी पिस्टन लगा होता है जो कि उसको उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप जानते हैं कि प्रेशर जब लगाया जाता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन प्रेशर जो है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें फोर्स डिफरेंट हो सकती है अगर एरिया बढ़ जाए। तो प्रेशर भले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो लेकिन फोर्स चेंज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखेंगे कि ये पास्कल लॉ पर कैसे काम करता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ देखते हैं कि दो सिलेंडर्स हैं, ये एक सिलेंडर है और दूसरा ये सिलेंडर है जिसके साथ पिस्टन फिट किए हैं। पिस्टन हम सिरिंज को भी कहते हैं। तो पिस्टन एक जो पहला है उसका बहुत छोटा एरिया है, इसको हम अगर A1 कह दें, और दूसरे सिलेंडर में जो पिस्टन लगा है इसको A2 कह दें जिसका एरिया ज्यादा है। इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको क्रॉस में देखते हैं, इसके जो क्रॉस में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया पाया जाता है उसको देखा जाता है। तो यहां पर हम पहले सिलेंडर में जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इसमें प्रेशर पैदा कर देगी क्योंकि उसके एरिया से डिवाइड करते हैं। तो इस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पर प्रेशर ट्रांसमिट हो सकता है, और यहां पर हम एक ऐसा फ्लूइड लेते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो दोनों पिस्टन्स में हम इसको एयर टाइट कर देते हैं, वाटर टाइट, लिक्विड टाइट भी कर देते हैं, मतलब कोई लीकेज नहीं हो सकती। और इसको एक चैनल के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि सिलेंडर को कनेक्ट किया जा सके और उसमें इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट हो सके। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं
पहले पिस्टन से, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स यहां पर अगर F1 है और एरिया A1 है तो हम प्रेशर निकाल लेंगे। और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो यहां पर प्रेशर ट्रांसफर होता रहेगा, यहां पर से इस तरफ आएगा, छोटे पिस्टन से बड़े पिस्टन की तरफ आएगा इक्वली। तो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 दोनों बराबर हैं। तो ये प्रेशर दोनों के बराबर होंगे, दोनों के प्रेशर, लेकिन फॉर्मूले डिफरेंट होंगे। यहां पर फोर्स पहले की F1 और एरिया A1, और यहाँ पिस्टन 2 सिलेंडर 2 में जो फोर्स है इस पर F2 और एरिया इसका ज्यादा है, देख रहे हैं आप, तो ये A2। तो हम इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, और इसमें फोर्स पहले की तो हमें पता है, हम जितनी लगा रहे हैं निकाल सकते हैं, लेकिन जो दूसरे की फोर्स है वो देखना चाहेंगे क्या होगा। तो ये जो फोर्स F2 है इसमें A2 डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड करते हैं तो प्रेशर होता है। ये प्रेशर पहले का है, ये प्रेशर दूसरे का है, दोनों बराबर हैं क्योंकि इक्वल ट्रांसमिट होते हैं। तो ये एरिया वहां पर अगर भेज दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं A1 डिवाइड कर रहा हूं तो ये A2 अपॉन A1 भी लिखा जा सकता है, F1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो F1 इंटू A2 अपॉन A1 हो जाएगा। अब A2 बड़ा है, A1 छोटा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा करेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी। तो A1 भले छोटा होता जाए तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो ये जो फोर्स है दूसरी तरफ लगने वाली जो जनरेट होगी वो हमें ज्यादा मिलेगी। तो इस पास्कल लॉ का ये फायदा है कि हम अगर छोटे से हिस्से में प्रेशर लगाएं तो बड़े से हिस्से में प्रेशर हमें बराबर मिलता है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा हो सकती है। तो फोर्स हमें दूसरे पिस्टन में जो बड़ा है वो ज्यादा मिलेगी, और इससे कोई भी भारी चीज उठाई जा सकती है क्योंकि फोर्स ज्यादा मिलेगी। हमें फोर्स ज्यादा अगर चाहिए होगी गाड़ी को उठाने के लिए तो हमें यहां से उस हिसाब से मिल सकती है। तो एरिया बढ़ाने से, साइज बढ़ाने से उस पिस्टन का, उस सिलेंडर का फोर्स ज्यादा हासिल की जा सकती है। सो सेकंड पिस्टन पर फोर्स ज्यादा होगी। अब हम स्टडी करेंगे प्रेशर अंडर ग्रेविटी, क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं और यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हमें पता है कि जो फोर्स बनती है किसी भी बॉडी में जिसका मास हो उसको हम वेट कहते हैं। तो अगर किसी भी पूल में पानी भर दिया जाए तो उसके अपने मास की वजह से भी प्रेशर होगा, क्योंकि वो फोर्स लगा रही होगी। और अगर आपने स्विमिंग की हुई है तो आप जानते हैं कि अगर आप गहराई में जाएं उसके तो प्रेशर बढ़ता जाता है। ऊपर वाली सतह में प्रेशर कम होता है और निचली सतह में प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम यहां पर बढ़ रहा है, मास यहां पर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है उस हिस्से का। तो जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा मास होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया उस हिस्से में उसका एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से। हम निकालें अगर तो प्रेशर हमें ज्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? इसमें यह देखा जा सकता है कि इस टैंक में अगर आप बीच में तैराकी करें तो आपको प्रेशर हल्का महसूस होता है, लेकिन आप बिल्कुल निचली सतह में जाके स्विमिंग कर रहे हो तो आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ मास जो है ऊपर वाले हिस्से में आप पर जो लग रहा है पानी का वो ज्यादा है, उस हिस्से का वेट ज्यादा हो जाएगा, उस हिस्से में फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और एरिया यहाँ पर जो भी हो वो डिवाइड करने पर हमें प्रेशर पता चल सकता है। और अगर और गहराई में जाएं यानी इसमें डेप्थ बढ़ा दें तो हमें इसका वेट और ज्यादा महसूस होगा क्योंकि पानी और ज्यादा हो जाएगा। तो हम फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर इस जगह पर अगर निकालें तो हमें ज्यादा महसूस होता है। तो हमें यह पता चल गया कि जो गहराई है, डेप्थ है, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जितनी बढ़ाएंगे हमें प्रेशर ज्यादा महसूस होगा लिक्विड्स में। ऐसा गैसेस में भी होता है, लेकिन गैसेस में आप देखते हैं जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आप उसमें ऊंचाई में देख रहे होते हैं,
अगर आप ऊंचाई में जाते रहें, उल्टा काम कर देना, गहराई में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ऊंचाई में जाएं तो प्रेशर कम होता जाएगा। और ऐसा आप देखते हैं कि जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, ऊंचाई में जाते हैं, तो प्रेशर आपको कम महसूस होता है, हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसकी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर आप पानी भरें एक बॉटल में और उसके लेवल पर सुराख करते जाएं, ऊपर वाले लेवल पर, नीचे वाले लेवल पर 4-5 सुराख कर दें लेवल पर, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले लेवल पर पानी का बहाव कम है और सबसे निचले लेवल पर पानी का बहाव ज्यादा है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि प्रेशर पानी का बहाव भी बताता है, क्योंकि उस पर फोर्स जितनी ज्यादा लग रही होगी, पानी का बहाव ज्यादा होगा। तो निचली सतह पर ज्यादा गहराई पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो हम ये निकालेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि ज्यादा गहराई पर जो वैल्यू आती है प्रेशर की, उसका एक फॉर्मूला निकाल लें। और साथ में हमें ये भी पता है कि जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो भी अगर पानी की सतह पर लगे तो वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो प्रेशर है, एक तो ग्रेविटी की वजह से भी है, दूसरा एटमॉस्फेयर की वजह से भी है। तो हवा का जो प्रेशर होता है उसको हम 1 वैल्यू लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, एटीएम उसकी यूनिट होती है, जो कि थोड़ी बहुत बराबर है बार यूनिट के। एक और यूनिट होती है जो आप सीएनजी स्टेशन में पढ़ते हैं, वहां पर बार में लिखा हुआ होता है प्रेशर। तो तकरीबन उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है। तो चलें अब ये फाइंड आउट करते हैं कि गहराई बढ़ाने से इस जगह पर पानी का प्रेशर कम, इस जगह पर थोड़ा सा ज्यादा, और इस जगह पर सबसे ज्यादा, और यहाँ नीचे सतह पर तो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो ये निकालेंगे इसका फॉर्मूला। और इसके लिए हमें एक और चीज भी पढ़नी है कि पानी की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी हमें बताती है कि कितना मास उसके एक यूनिट वॉल्यूम में आए। वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। एक क्यूब के अंदर, एक रेक्टेंगुलर क्यूब के अंदर जो वॉल्यूम होगा उसमें लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट निकालते हैं फॉर्मूले से। जो सर्कुलर हैं या स्फेरिकल हैं उनका अलग फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो 3D में साइज होता है वो उसका वॉल्यूम होता है। अगर मैं ये लेंथ निकालूं इसमें और इसकी ये ब्रेथ चौड़ाई निकालूं, तो इसका एरिया मैं बता सकता हूं, ये जो सरफेस एरिया बताता है। और अगर मैं इसकी हाइट भी शामिल कर दूं तो हाइट से मल्टीप्लाई करके लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम बनता है। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह अगर मैं एरिया रख दूं तो एरिया इंटू हाइट भी वॉल्यूम होता है। तो ये डेंसिटी हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में आए। तो 1 मीटर क्यूब यानी इसकी यूनिट होगी, अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास आता है, कितने उसकी क्वांटिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, मैटर की। तो ये हमें पता चलता है डेंसिटी से। अब जैसे कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्पैक्ट होता है वो। सो एल्युमिनियम के अंदर 2700 वैल्यू आती है, स्टील के अंदर 7500 आती है, यूरेनियम में और ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये जितना मास होगा, जितना उसका कॉम्पैक्टनेस की वजह से क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, उसको उस 1 मीटर क्यूब डिवाइड कर दें तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम है और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट बनती है। अब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े लूज होते हैं, तो इसलिए वो जगह अपनी बढ़ा सकते हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कम मास आएगा क्योंकि वो फैल जाएंगे, तो इसलिए वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। और अल्कोहल की जो डेंसिटी है वो कम होती है पानी से, इसलिए अल्कोहल जो है वो देखा जाता है पानी के ऊपर तैर सकता है, पाया जाता है। तो ये डेंसिटी से भी पता हमें चल जाता है कि कोई चीज तैर रही है तो वो कम डेंसिटी रखती है। और गैसेस में डेंसिटी तो सबसे कम होती है, हाइड्रोजन की सबसे कम, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वही इतने कम है।
ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा ज्यादा डेंस है क्योंकि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के उससे ज्यादा। तो यही वजह है कि हम जो घर बनाते हैं उसमें जो छत है वो ऊंची रखते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अगर हम छत ऊंची नहीं रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास करीब में होगी, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊंचाई पर होनी चाहिए ताकि हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकें। तो ये बात भी हमें पता चल गई कि डेंसिटी जिसकी कम हो वो ऊपर आ जाती है और डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो वो नीचे आ जाती है। इसका मतलब कि डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है और इसीलिए वो नीचे रहना पसंद करती है, सतह के करीब प्रेशर पाया जाता है। जैसे कि ऑयल है, उसकी डेंसिटी अलग है पानी से, और हनी की डेंसिटी भी अलग है, तो इसलिए इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं। किसी भी एक वेसल में आप ऑयल, वाटर और हनी रखें तो आप उसमें देख सकते हैं अलग अलग लेयर बन रही हैं। इनकी डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से ऐसा होता है। तो चलें अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें पता चलेगा कि डेप्थ, गहराई बढ़ाने से पानी में या लिक्विड में प्रेशर कैसे बढ़ता है। तो प्रेशर जो है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, हवा के मॉलिक्यूल्स उस पर फोर्स लगा रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें फोर्स ग्रेविटी की भी आ रही है। तो वो जो फोर्स है उसके एरिया पर से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास प्रेशर निकाल सकते हैं। एरिया निकालना हो अगर सर्कल का तो वो पाई आर स्क्वायर से निकाला जा सकता है, लेकिन हमें अगर एरिया पता ही चल जाए पहले से तो हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेम है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक h दिया हुआ है ये इसकी डेप्थ है, गहराई है। और हम जानते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम है ये निकाला जा सकता है इसकी गहराई को मल्टीप्लाई करके एरिया इंटू डेप्थ से। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे नीचे लग रही है जिसकी वजह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इससे वेट निकाला जा सकता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को वेट ही कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट है वैल्यू, ये सब मटेरियल्स की कांस्टेंट होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ये जाना था कि मास जितना ज्यादा बढ़ रहा होगा तो वो उसी सूरत में बढ़ेगा कि वॉल्यूम ज्यादा है। आपने देखा था टैंक में अगर उस हिस्से का साइज बढ़ रहा है तो उस हिस्से में मास भी ज्यादा होगा, ये जाहिर सी बात है, उसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। तो ये डेंसिटी हमें एक ऐसी क्वांटिटी बताती है जो कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जबकि मास और वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब ये हमारे पास एक पानी है इस ग्लास के अंदर, हम देख सकते हैं यहाँ नीचे सतह में क्या प्रेशर होगा, इसकी गहराई में क्या प्रेशर होगा। तो इसके लिए हम डेंसिटी की मदद से देखेंगे। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम तो मास आ जाएगा, और इससे हमें पता चल सकता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का पानी की जो डेंसिटी है वो फिक्स है, 1000 है। अगर मैं उसका वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं तो उसका मास पता चल सकता है कि वॉल्यूम हमारे पास अगर पानी का देखा जाए तो वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें डेंसिटी की और उससे मल्टीप्लाई कर दें उसके वॉल्यूम से, जैसे कि 1 लीटर है, 1 लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो हम ये नहीं करने चाह रहे, लेकिन हमें मास पता चल सकता है। और वॉल्यूम हम जानते हैं कि एरिया इंटू डेप्थ है। ये इसका एरिया अगर निकाला हुआ है और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है यहाँ तक, वो पता चल जाए तो हम इसमें वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो मैं मास भी जान चुका हूँ, वॉल्यूम भी जान चुका हूँ। अब मास को अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं वेट निकाल सकता हूँ। अब मास में यहाँ पर जो v है वॉल्यूम, यहाँ पर और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ये वॉल्यूम जो निकाला है इसको भी पुट कर देते हैं, तो एरिया इंटू हाइट हमने पुट कर दी। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रेशर में देखते हैं कि एरिया जो है डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैं फोर्स में जो कि वेट के बराबर है, मास इंटू ग्रेविटी, तो मास पुट कर दूंगा रो ए एच, जो कि रो वी था, वी की जगह ए एच रखा है, तो इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो ये रो ए एच जी हो जाएगा, और फिर फोर्स को मैं डिवाइड कर दूं एरिया से तो प्रेशर निकाल सकता हूं। तो एरिया एरिया से कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला आ गया रो जी एच प्रेशर के लिए, जो कि यहां पर इस लिक्विड के मास की वजह से लग रहा है। इसमें वो प्रेशर शामिल नहीं है जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, अगर वो भी शामिल कर दें तो फिर प्लस करना पड़ेगा।
लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और जानेंगे और हम ये देखेंगे कि चीजें तैरती कैसे हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।